मेरा नाम प्रतिभा है। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो इंसान मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ पर मेरी आवाज़ दबकर रह गई थी। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। आखिरकार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, इतना गलत कि शायद मैं उसे कभी सारी जिंदगी माफ़ ना करती। आप लोग ही बताइए, अगर आपके साथ कोई हद से ज़्यादा गलत कर दे तो क्या आपके दिल में उसे माफ़ करने की गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वो मुझे यहाँ बंद करके चला गया था और मैं ना जाने कब से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। इस अकेले घर में मुझे सिवाय अपनी मौत के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बचपन से ही अकेलेपन से बहुत डर लगता था, मगर आज वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे इस अकेलेपन को ही अपना साथी बनाना था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। दीवार से टेक लगाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब मेरी आंखों से आंसू आने भी बंद हो गए थे। और फिर मैं उस समय में पहुंच गई जहां से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बचपन भी कितना हसीन होता है ना, जब हमारे साथ हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं जब छोटी थी उस समय लगभग मेरी उम्र 13 साल होगी, जब मेरे सबसे बड़े विजय भैया की शादी हुई थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। हम 3 बहनों की विजय भैया सबसे बड़े और इकलौते भाई थे। कहते हैं ना कि बड़ा भाई पिता समान होता है। हमारा भाई भी हमारे लिए पिता समान ही था। मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो भैया के लिए बहुत अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी लड़की जिसमें दुनिया की सारी खूबियां हों। और फिर फाइनली मेरे पेरेंट्स को मेरी ऐसी भाभी मिल ही गई थी। भाभी को देखकर हम तीनों बहनें बहुत खुश हुई थी। मेरे भैया बहुत स्मार्ट थे, भाभी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। शादी होने के बाद जब भाभी घर पर आई तो हम लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं घर में सबसे छोटी होने के साथ साथ सबकी लाडली भी बहुत थी, इसलिए वक्त के साथ साथ अपनी भाभी की भी बेहद लाडली बन गई थी। पापा की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, इसलिए वो अब ज्यादा काम नहीं करते थे। घर की लगभग सारी ही जिम्मेदारी भैया के कंधों पर ही आ गई थी। मम्मी हमेशा पापा की सेवा में लगी रहती थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें जवान थी। मम्मी पापा चाहते थे कि अब वो उनकी भी शादी कर दे, इसलिए वो उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे। वो दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करना चाहते थे। उसके बाद घर में मैं बची थी। मैं तो सबकी बेहद लाडली होने की वजह से उनके लिए मासूम सी बच्ची थी। वो लोग मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरी कर दिया करते थे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उस समय 5th क्लास में पढ़ रही थी। फाइनली दोनों बहनों के अच्छे घर में रिश्ते तय हो गए तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी और फिर वो दोनों भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। मैं इस घर में अकेली चहचहाती फिरती थी। फिर हमारे घर में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसके आ जाने से मेरे सब घर वाले बहुत खुश हुए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये इंसान आने वाली जिंदगी में उन्हीं का मुजरिम बनने वाला है। उसका नाम था आकाश। उसकी उम्र थी 15 साल। दरअसल वो हमारे घर में इसीलिए आया था क्योंकि वो मेरी भाभी का इकलौता भाई था। भाभी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाभी की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके पिता शराब पीने लगे थे और बहुत से ऐसे गलत काम करने लगे थे जिससे उनके भाई की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा था। भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका भाई भी इन गलत कामों में पड़ने लगे। आखिरकार वो लड़का था, लड़के हों या लड़कियां, जो बचपन से वो देखते आते हैं वो उन्हें रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। भाभी अपने भाई की तरफ से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए हमेशा वो भैया को ये बात बताती रहती थी कि मैं अपने भाई का फ्यूचर सुधारना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मगर मेरे भाई का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। उधर पिताजी उसकी आंखों के सामने बैठकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो कम उम्र का है, ना तो उसे स्कूल भेजा गया और ना ही उस बेचारे की परवरिश ठीक से हो पा रही है। मेरी शादी होने के बाद और माँ के मर जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे हमेशा बहुत याद करता है। मैं उसे समझाती हूँ कि तुम कभी पिताजी की संगत अपने दिमाग में मत लेना, मगर वो बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसका दिमाग अभी बच्चे वाला है, धीरे धीरे वो जवान होगा तो शायद बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा।
भैया को भाभी की परेशानी का अच्छी तरह से अंदाजा होता था। एक तरह से भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। ये बात भैया ने मम्मी पापा को भी बताई तो मम्मी पापा भी भैया से कहते थे कि क्यों ना आकाश को तुम हमारे घर ले आओ, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर हम उस गरीब बच्चे को अपने घर में रख लेंगे, उसकी परवरिश हम अपने बेटे की तरह करेंगे और उसकी शिक्षा का भी खर्चा उठा लेंगे तो हमारे पास कोई कमी नहीं आ जाएगी। इस तरह बहू का भाई उसकी आंखों के सामने भी रहेगा तो वो अपने भाई के लिए परेशान नहीं होगी, बल्कि उसका ध्यान खुद रख सकेगी। भैया को मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी भाभी का भाई आकाश देखने में बहुत मासूम था। वो बेचारा हमेशा खामोश खामोश सा रहता था। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता की बदलती हुई आदतों को देखा था और अपनी माँ की मौत भी होते हुए देखी थी। शायद इस वजह से उसके दिल पर एक गहरा सदमा लगा था। यही वजह थी कि उसकी खुशियाँ उसके चेहरे से गायब हो गई थी। उसकी परेशानी और उसकी मासूमियत को देखते हुए भैया उसे हमारे घर ले आए थे। भाभी उसके घर आने से बहुत खुश हुई थी। आखिरकार अब वो अपने भाई की तरफ से तसल्लीमंद हो गई थी, क्योंकि अब वो उनकी आंखों के सामने था। भाभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। इसलिए हम सब की कोशिश भी यही रहती थी कि भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पर कभी उदासी न आए। वैसे तो उनका भाई बहुत भोला भाला था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, मगर अपनी बहन को इस घर में खुश देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। हमारे पूरे परिवार में आपस में बेहद मोहब्बत थी। वो मुझसे पूरे 2 साल बड़ा था। मैं उसको आकाश कहकर बुलाती थी, क्योंकि हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वो मेरे खेलने में शामिल हो जाता था। हमारे घर में सब लोग बड़े थे, कोई मेरी उम्र का नहीं था। आकाश के आ जाने से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरा साथी मिल गया। आकाश का मेरे ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था। वो 15 साल का था, उसका 4th क्लास में एडमिशन करवाया गया था, क्योंकि 3rd क्लास तक तो वो पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। उसकी ट्यूशन लगवाई गई ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सके। हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारे घर में उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई थी। मैं आकाश को हमेशा उसके नाम से पुकारती तो इस बात पर मेरी मम्मी मुझे डांट लगाती थी। कहती थी कि बेटा, वो तुम्हारे भाई की तरह है, उसे आकाश भैया कहकर पुकारा करो। अब वो हमारे घर का सदस्य बन गया है। ये समझ लो कि अब तुम्हारे 2 भाई हैं। वो मेरे साथ खेलता था, इसलिए मैं उसे आकाश भैया कहकर तो नहीं बुलाती थी। एक बार मैंने उसे मजाक मजाक में आकाश भैया कहकर बुलाया तो आकाश ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बस तभी से मैंने उसको अपना दोस्त ही मान लिया था। हम दोनों बचपन में ही बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। सारा बचपन हमारा एक दूसरे के साथ खेलते खेलते गुजर गया था। भाभी हम दोनों से बहुत खुश रहती थी। भाभी के चेहरे पर अपने भाई को खुश देखकर हमेशा खुशी रहती थी। अब उनको अपने भाई की तरफ से कभी भी कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। 2 साल के बाद पता चला कि उनके पिताजी की भी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण उनकी शराब ही बनी थी। भाभी को अपने पिता की मौत पर बहुत दुख हुआ था। वो आकाश के साथ अपने घर चली गई थी और वहाँ पूरे 1 हफ्ते ठहर कर आई थी, मगर एक न एक दिन भाभी को यहाँ तो वापस आना ही था। आखिरकार उनका अपना घर तो यही था। कुछ दिन अपने मायके में गुजारने के बाद भाभी आकाश को लेकर वापस हमारे घर आ गई थी, मगर इस दौरान आकाश हमारे घर पर नहीं था तो मैंने उसे बहुत याद किया था। मुझे उसकी कमी बहुत खल रही थी। मुझे हमेशा उसकी आदत हो गई थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर से पास होता था। धीरे धीरे अब हम दोनों जवान हो रहे थे। हमारी दोस्ती जवानी तक कायम रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पापा की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सिर्फ मम्मी ही रह गई थी, मगर मम्मी की टांगों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। न जाने उनकी टांगों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकती थी। भैया ने उनकी टांगों का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो सकी। मेरी दोनों दीदी हमारे घर जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। भैया भाभी के भी 2 बच्चे हो गए थे और मेरी दोनों बहनों के पास भी बच्चे थे। घर में अब हमेशा रौनक लगी रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। जवान होने के साथ साथ मैं बहुत खूबसूरत भी थी। अब हम दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई के डिस्कशन करते रहते थे। हालांकि आकाश मुझसे 1 साल पीछे था, मगर मैं उसे हर बात समझा दिया करती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा था।
सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आकाश के दिमाग में क्या चल रहा था ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी। वो हम दोनों के बीच होने वाली दोस्ती को दोस्ती नहीं समझता था। अब मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था, इसलिए भैया ने मुझे घर बैठने के लिए कहा था। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी कि अब प्रतिभा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, हम उसकी शादी कर देंगे। न जाने क्यों मेरी शादी की बात पर आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से हो जाते थे। मेरा कमरा दूसरे वाले पोर्शन पर था, जबकि आकाश का कमरा नीचे वाले पोर्शन पर था। उधर ही मेरे भैया भाभी का भी कमरा बना हुआ था और मेरे कमरे के बराबर में मेरी मम्मी का कमरा था। मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ उनके कमरे में ही सोया करती थी, क्योंकि जब से पापा की मौत हुई थी मम्मी अकेली रह गई थी। हालांकि अब हम दोनों पूरी तरह से जवान हो गए थे। मेरे घर वाले आकाश पर बहुत भरोसा करते थे, उसके सामने मैं हमेशा बहुत बेफिक्री से आ जाती थी। घर के सब लोगों का कहना था कि वो मेरे भाई के ही जैसा है, मैं भी यही समझती थी। मेरी एक दोस्त थी सोनम, वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी। हम दोनों एक दूसरे के घर बहुत आते जाते थे। न जाने क्यों मुझे सोनम का भाई बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी ही उम्र का था, बहुत स्मार्ट, डैशिंग और इंटेलिजेंट था। मैं मन ही मन उसके लिए एक अलग ही फीलिंग रखती थी। एक दिन मुझे सोनम से बहुत इम्पोर्टेंट काम था, मुझे उसके घर जाना था, जब मेरे सामने आकाश आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने उसे बताया कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, रिक्शा से मुझे सोनम के घर जाने में देर हो जाती, प्लीज़ मुझे अपनी बाइक से सोनम के घर छोड़ दो ना। वो मेरा कहा कभी नहीं टालता था। मेरे एक ही इशारे पर वो मुझे अपने साथ सोनम के घर ले गया था। उसने मुझसे कहा था कि वापस आने में अगर परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ जाऊंगा। वो वहां से चला गया था। मैं सोनम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अभी उसके घर का दरवाज़ा ही बजा रही थी जब उसके घर का दरवाज़ा झट से खुला। मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाई थी, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला इंसान सोनम का भाई जीत था। जीत को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके कहने के मुताबिक मैं अंदर चली गई थी। मैंने कहा कि मुझे सोनम से मिलना था, मैं उसके कमरे में जाती हूँ। उसने कहा कि सोनम तो घर में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं उससे मिलने के लिए आई थी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब फिर मुझे यहाँ से जाने में इतनी देर लगेगी, रिक्शा बहुत देर से मिलती है ना। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या है, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, सोनम आती ही होगी। उसका हाथ पकड़ना मुझे ना जाने क्यों बुरा नहीं लगा था। मैं मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आज तुम आ गई, अभी मैं तुम्हारी यादों में ही खोया हुआ था। न जाने क्यों उसकी ऐसी बातें मेरे दिल में जगह कर गईं, और अब जो उसने मुझसे बात कही थी उस बात को सुनकर मैं अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पाई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और उसने मुझसे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। मैं शर्माकर उसके घर से निकल आई थी। अब हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। मैं जानती थी कि जीत के दिल में मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं जैसी मैं उसके लिए रखती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। न जाने क्यों अब मैं ज़्यादातर आकाश के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान मोबाइल में ही लगा रहता था, और अब मैं जल्दी जल्दी सोनम के घर भी जाया करती थी। हम दोनों की मोहब्बत के बारे में सोनम को भी पता चल गया था। उसने कहा था कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मम्मी पापा मान जाएंगे। उन दिनों मैं आकाश को बहुत इग्नोर कर रही थी। शायद ये बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए अब उसने मेरे साथ एक अजीब सा फ़र्क करना शुरू कर दिया था। वो अब तो ज़बरदस्ती मेरे सामने आता, मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता था, हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। कभी कभी ऐसे देखता कि मुझे बेचैनी महसूस होती थी। न जाने वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। जीत ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजने वाला है, क्योंकि अब वो मुझसे शादी करना चाहता है और ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकता। मुझे वो दिन याद है जब जीत ने अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। ये सब देखकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे, लेकिन उस दौरान मैंने नोटिस किया था कि आकाश के तौर तरीके अचानक बदलने लगे। पहले वो हमारे घर का मेंबर था, लेकिन अब वो कुछ और बन गया था। जब वो मेरे सामने आता तो मुझ पर नज़रें जमा लेता था, कभी बात करने का बहाना ढूंढता और फिर ऐसी बातें करता जिससे मुझे उलझन होने लगती थी। मैंने शुरू में उसकी बातों को इग्नोर किया। मम्मी और भैया ने आपस में डिस्कशन करके जीत के पेरेंट्स को
हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो अच्छा लड़का था। इस रिश्ते से इनकार करने की कोई खास वजह उनके पास ही नहीं थी। शायद आकाश से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी शादी कहीं और होने जा रही है। पहले वो मेरे साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करता था, लेकिन अब उसकी बातों में जलन मुझे साफ दिखाई देती थी। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसे वो हासिल करना चाहता है। मुझे याद है कि जब भी घर में मेरी शादी की बात होती, आकाश की आंखें लाल हो जाती थी। वो मेरी शादी में रुकावट डालने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो भैया से कहता कि प्रतिभा भी छोटी है, अभी उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो कभी वो खुद मुझसे कहता कि प्रतिभा, तुम्हें अपनी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं हैरान होती थी कि जब भाभी उसकी बात काट कर कहती थी कि प्रतिभा तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी है। अब मुझे तुम्हारी भी शादी की फिक्र रहती है, बस तुम्हारी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगी। उसे अपनी शादी के नाम पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो अपनी बहन से चिढ़कर वहाँ से चला जाता था। मैं हैरान होती थी कि वो इससे पहले तो मेरे मामले में कभी नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही मैं जवान हुई और मेरी शादी की बातें होने लगी तो आकाश की नीयत बदल गई थी। वो एक दिन सब लोगों के साथ बैठा हुआ था जब घरवाले मेरी जीत के साथ एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि एंगेजमेंट में सब किस किस तरह की तैयारी करेंगे। ये सारी बातें शायद आकाश को बहुत चुभ रही थी। उसका चेहरा बहुत गुस्से भरा हो रहा था। जब उससे सबकी खुशी बर्दाश्त न हुई तो वो वहाँ से उठकर चला गया। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आकाश हर हाल में मेरी शादी रोकना चाहता है, क्योंकि वो कई बार बातों ही बातों में भाभी से ये बात कह चुका था कि प्रतिभा की शादी तुम लोग बहुत जल्दी कर रहे हो। वो मेरी जीत से शादी करने पर मन ही मन जल रहा था। एक दिन मैं छत पर जाकर जीत से कॉल पर बात कर रही थी जब वो अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे जब महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, मैंने झट से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे अपने बराबर में खड़ा हुआ देखकर मैं वहाँ से जाने लगी जब उसने मुझे आवाज़ देकर पुकारा और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मेरा नाम इस अंदाज में पुकारा था कि मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैंने कहा, हाँ क्या बात है, लेकिन मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी जीत के साथ होनी चाहिए? उसने मुझसे सीधा सवाल किया। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि हाँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ जीत से ही करूँगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। आखिरकार वो मेरी दोस्त का भाई है। मैं तो उसे ना जाने कब से पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता है, तभी तो मेरे घर रिश्ता लेकर भी आया। अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने आसानी से उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मैं बड़े घमंड के साथ ये बात कह रही थी तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि ओहो, तो वो अमीर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए तुम उससे शादी कर रही हो। अगर मैं भी अमीर बन जाऊं, मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाए, तो क्या तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो कितनी आसानी से ये बात कह रहा था। वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी, इसलिए वहाँ से भागते हुए नीचे आ गई थी। वो मुझे आवाज़ें लगाता रह गया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। 2-3 दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मेरी मम्मी उस समय सो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसे देखकर घबराकर उठकर बैठ गई थी। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। पहले तो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो रही थी। फिर उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने अपने हाथ को फ़ौरन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी और शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसने कहा कि प्रतिभा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मेरी आंखें डर से फैल गई थी। मैंने हमेशा आकाश को सिर्फ अपना दोस्त समझा था, लेकिन आज उसके बिहेवियर में बहुत बदलाव आ गया था। वो मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने चौंकते हुए उससे कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आकाश ने मेरे हाथ को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वो कहने लगा कि प्रतिभा, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मेरा दिल डर से कांपने लगा था
और मेरे कदम पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाश ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि मैंने खुद अपना हाथ आकाश के हाथ में पकड़ाया है। बस इसी डर से मैंने हिम्मत की और एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं भागकर दरवाजे के पास आ गई थी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मुझे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी जब अचानक वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। आकाश ने एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, तुम किसी को कुछ मत बताना वरना बात बिगड़ सकती है। मैं कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, सो कर दिया। अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बात के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं ये सोचकर अभी तक हैरान थी कि एक इंसान जिसने आज तक मुझसे कभी गुस्से से बात भी नहीं की थी, आज वो मुझे धमकी दे रहा था। मैं बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। जीत से मेरी बात होती तो वो भी मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान रहती हो। मैं उसे भी कुछ नहीं बता पा रही थी। मैं भाभी को उनके भाई की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आकाश के धमकी भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। न जाने वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था। मैं भैया भाभी को ये सब कुछ बताना चाहती थी, बस बुरा होने के डर से खामोश रह गई थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, बल्कि मैं आकाश से दूर दूर रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। आकाश की नज़रें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं अपने आप से सवाल करती कि ये सब कुछ क्यों हुआ, और सबसे बड़ी उलझन थी कि मैं किसी को कुछ क्यों नहीं बता सकती। अभी तक तो घर में किसी को भी कुछ जाहिर नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये सब टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आकाश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी जब फिर से आकाश मेरे कमरे के अंदर आया। मैंने उसे देखते ही मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग की, लेकिन अंदर से मैं कांप रही थी। आकाश ने कहा कि प्रतिभा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैंने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। वो कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। आकाश ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे हाथ से झटके से मोबाइल गिर गया और मैं पीछे हटने लगी। मैंने कहा कि प्लीज़ आकाश, ये सब मत कहो, ये गलत है। अगर घर में किसी को पता चला तो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि घर में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा था। उसने कहा, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने फिर से कोशिश की कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा कि प्लीज़ तुम मेरे कमरे से चले जाओ। मम्मी को पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में हो तो अच्छा नहीं होगा। हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने एक बार फिर से मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा कि प्रतिभा देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए देख सकता हूँ। इसलिए नखरे मत करो और मेरे प्रपोजल को खामोशी से एक्सेप्ट कर लो। जीत से शादी से इनकार कर दो। मैंने कहा कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ पढ़ाया लिखाया, अपने घर में जगह दी, और आज तुम उन्हीं की बेटी पर नज़र डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये घर तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। उसने कहा कि अच्छा, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार उसने मुझसे गुस्से से कहा कि अच्छा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी न भरी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो मुझे नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं घर में सबको उसके बारे में बता दूंगी तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन आकाश की धमकियां मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आकाश की वजह से मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मुझे अपना फैसला लेना नहीं आता था और ना ही मैं वक्त पर फैसला कर पाती थी। औरत वैसे भी फैसला करने में बड़ी कमज़ोर होती है, तभी तो उसे किसी न किसी मर्द की ज़रूरत होती है। मैं तो जीत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी।
वो हमेशा मेरे साथ इज्जत और मोहब्बत से बात करता था। इधर घर में मेरी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी। अगर आकाश को पता चल गया तो वो ज़रूर कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। वो जिस तरह से मुझ पर अपनी नज़र जमाता था और जिस तरह से मुझसे बातें करता था, मैं जानती थी कि वो मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहेगा। उसका बिहेवियर और वो दिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था, सब कुछ मुझे इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। मैं दिल ही दिल में जीत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखती थी, लेकिन आकाश का साया मेरे खुशियों पर मंडरा रहा था। मैं बहुत उलझन में थी कि इस मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालूं। फाइनली मेरी एंगेजमेंट का एक दिन रह गया था जब रात के समय आकाश मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कल तुम्हारी एंगेजमेंट जीत के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होगी। तुम अपने घर वालों से खुद कहोगी कि तुम्हें जीत के साथ शादी नहीं करनी बल्कि मेरे साथ शादी करनी है। अब की बार मुझे आकाश से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बड़े ही गुस्से में मुझसे बात कर रहा था। न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से मेरी बात मान जाओ। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है। मैं बचपन से तुम्हें दोस्त मानती हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में अपने लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं जिसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मेरी शादी उसी के साथ होने दो। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकूंगी। मेरी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं इससे आगे उससे कुछ कहती, इतनी ही देर में मेरे भैया भाभी कमरे के अंदर आ गए। भैया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जबकि भाभी को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया ने कमरे के अंदर आते ही आकाश का गिरेबान पकड़ लिया। भैया कहने लगे कि कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की। तूने उस पर हाथ कैसे उठाया। भैया ने भी उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मैं एक तरफ सहमी खड़ी हुई थी, जबकि उन दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। भाभी उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर मम्मी अपने कमरे से जोर जोर से चिल्लाने लगी कि क्या हो रहा है। मम्मी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो कमरे से आवाज़ लगा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे थे कि कमरे की हालत भी खराब होने लगी थी। सामान भी इधर उधर गिर रहा था। आकाश भैया से बार बार कह रहा था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मेरी शादी इससे ही होगी, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। जबकि भैया उसको गालियाँ दे रहे थे, उसको मार रहे थे। उन दोनों की हाथापाई के बीच एक ऐसा हादसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। आकाश के हाथ में मेरे कमरे में रखी हुई कैंची लग गई और उसने अपने बचाव करने के लिए वो कैंची उठाकर भैया के पेट में मार दी। ये सब देखकर तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि मेरी भी एक जोरदार चीख निकल गई थी। भाभी को गुस्सा आया तो भाभी आकाश के पास उसको पकड़ने के लिए गई और कहने लगी कि तूने ये क्या कर दिया। उन्हें अपने भाई से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि आकाश बहुत खतरनाक इंसान है। उसने इतनी ही देर में भाभी पर भी कैंची से वार कर दिया और कहने लगा कि जिसने भी मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। भाभी को उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई उन पर ही वार कर सकता है। आकाश की आंखों में खून उतर आया था। इस समय उसके सामने जो भी आता वो उसको मारने के लिए तैयार था। भैया की हालत बहुत खराब हो रही थी। उनके पेट से बहुत तेजी से खून निकल रहा था, जबकि कुछ ऐसी ही हालत भाभी की भी हो रही थी, क्योंकि उसने भाभी के कंधे पर कैंची मारी थी। भैया भाभी दोनों घायल हालत में जमीन पर पड़े थे। मैंने आकाश को देखा। मैं झट से भागकर मम्मी के कमरे में चली गई। मम्मी मुझे देखकर बहुत डर गई थी। मैंने उनको गले लगा लिया और रोते हुए उनसे कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये इंसान मुझे भी मार डालेगा। आकाश के हाथ में अभी भी कैंची थी। वो मम्मी के कमरे में भी आ गया था। मम्मी उससे कहने लगी कि क्या बदतमीजी है आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो। मगर आकाश ने किसी की न सुनी। मैंने मम्मी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। देख लिया तुमने अंजाम। आकाश का इतना खतरनाक रूप मैंने पहली बार देखा था। मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो।
मैं भी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर ले आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ यहाँ इस घर में ले आया था, जहाँ पर मैं अपनी बेबसी को याद करके रो रही थी। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो रहा था। न जाने वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मुझे इस समय जीत की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि न जाने मेरे भैया भाभी अब जिंदा रहे भी होंगे या नहीं। मेरी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। 2 घंटे मुझे इसी तरह इस घर में एक तरफ बैठे हुए हो गए थे, जब मुझे घर के अंदर किसी के दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठकर खड़ी हुई थी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि आकाश था। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। कहने लगा कि हम दोनों शादी करेंगे। उसने इसी घर में पंडित जी को बुलाकर शादी का इंतज़ाम करवा लिया था। ये दरिंदा मेरे साथ शादी करना चाहता था, मगर मुझे तो इस समय उसकी शक्ल भी बहुत बुरी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। अब तक मैं इस दरिंदे से डरती ही आई थी। अगर मैं इसको वक्त पर ही मुंहतोड़ जवाब दे देती तो शायद आज बात इतनी न बढ़ती। मुझे अपनी बेबसी और लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पंडित जी शादी की तैयारी कर रहे थे। ये मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। मैंने अपने हाथ में नरमी डाल दी थी। मैंने आकाश से कहा था कि मेरा हाथ छोड़ो, जब तुम सबको मार चुके हो तो मुझे भी मार दो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमने अपनी बहन और उसके पति को भी मार दिया। तुम नहीं जानते कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आकाश ने मेरा हाथ छोड़ दिया क्योंकि इस समय वो मुझसे बात करने में बिजी हो गया था। उसने कहा, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे इसी तरह से मार डालूंगा। इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि मुझसे खामोशी से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर भी जानलेवा हमला करूं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आकाश मेरी तरफ गौर से देख रहा था और वो कहने लगा कि बताओ क्या शर्त है। मैं पंडित जी की तरफ देख रही थी, जिन्होंने अग्नि तैयार कर ली थी। उसमें आग जलने लगी थी। आकाश मेरी शर्त सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने झट से उसे इस जलती हुई अग्नि के अंदर धक्का दे दिया। वो धड़ाम से उसमें जा गिरा था। मैं जल्दी से वहां से भागने के लिए इतनी तेज तेज कदम बढ़ाकर वहां से भाग रही थी कि मेरी सांस फूल रही थी। फिलहाल तो मैं उस घर से निकल आई थी। आकाश भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं इतनी तेज भाग रही थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। सड़क पर बस मैं भागती हुई चली जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने का भी मेरे पास समय नहीं था। आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब की बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना था। मैं भागते भागते इतनी दूर तक आ गई थी कि आकाश मुझे पकड़ नहीं सका था। उसके शरीर पर जलने के कुछ घाव तो आए ही होंगे, क्योंकि अग्नि की लपटें उठ रही थी और मैंने उसी अग्नि में उसको झोंक दिया था। मैं तो चाहती थी कि वो उसी अग्नि में जलकर राख हो जाए, मगर वो बच गया था। शायद अब वो मेरे पीछे भागने की हिम्मत हार चुका था। मैं भागते भागते जीत के घर आ गई थी। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो वहां पर जीत मौजूद ही नहीं था, मगर सोनम अपने पेरेंट्स के साथ थी। सोनम ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। घर में सब लोग मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उसे पूरी बात बताई। उस समय जीत ऑफिस गया हुआ था। सोनम ने उसे कॉल करके जल्दी से घर बुला लिया। जीत को भी अब सब कुछ पता चल गया, तो जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। जीत ने आकाश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मेरे भैया तो इस दुनिया से जा चुके थे, मगर भाभी अभी तक घायल थी। मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लगभग मेरा पूरा परिवार ही अस्पताल में मौजूद था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मोहब्बत का भूत उसके दिमाग पर इतना सवार हो गया था कि वो हम सबकी नज़रों में गिर गया था। उस पर मेरे घर वाले बहुत भरोसा करते थे और कभी कभी हमारा भरोसा तोड़ने वाले हमारे अपने ही होते हैं। भगवान की कृपा से मेरी भाभी की जिंदगी तो बच गई थी। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई। आकाश को जेल पहुंचा दिया गया था, जबकि जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वो मुझसे शादी करेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। भाभी जब ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे अपने भाई की गलती की माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उसे तो कभी मैं भी माफ़ नहीं करूँगी। हम लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने हमारी भलाई का हमें ये सिला दिया।
कभी कभी हम किसी के साथ अगर भलाई करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। मेरी जीत के साथ शादी हो गई, मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आकाश ने जो मेरे साथ किया क्या वो ठीक था? इस सब में मेरे भाई की जान चली गई, आखिर उनका क्या कसूर था? मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनका भी क्या कसूर था? और आकाश जिसने मोहब्बत के जुनून में अपनी ही बहन के पति को जान से मार दिया, वो एक कातिल बन गया और आज वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। अगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो आज इतनी जिंदगियां बर्बाद न होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम अनु है। आज वो इंसान दोषी के रूप में खड़ा हुआ था जो हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा बनता था। लोग उसे बहुत हमदर्द समझते थे और उसकी तारीफ करते थे, कहते थे कि कितना अच्छा इंसान है। सारी जिंदगी अनाथ लोगों का सहारा बना, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ लोग तो उसके बारे में कहते थे कि ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, मगर किसी को पता नहीं था कि वो कैसा इंसान है। लेकिन मैं दुनिया के सामने उसका सच लेकर आई और अविनाश सिंह की तरफ बड़े मेरे कदम कांप रहे थे। आंखें लाल हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वो परेशानी और तकलीफ थी जो काफी समय से दबी हुई थी। फिर जैसे अविनाश सिंह के चेहरे से काला कपड़ा हटाकर उसका चेहरा बेनकाब किया गया तो वहां पर मौजूद बाकी सारी लड़कियां जोर जोर से रोने लगी और फिर गुस्से से जमीन पर मौजूद पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगी। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े कि उन लड़कियों को रोका जाए, मगर जब पास पहुंचे तो उन लड़कियों की कांपती हुई आवाज ने उनके कदम जकड़ लिए। ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा घिनौना इंसान था। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक उम्रदार औरत जो कई सालों से अनाथ आश्रम में काम करती थी, जोरदार आवाज में बोली। ये सब ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी चीखों के पीछे कई साल पुरानी कहानी छुपी हुई थी। वहां पर मौजूद सारे लोग उन लड़कियों को देख रहे थे। मैं उनके करीब गई और मैंने जब अविनाश सिंह की सारी सच्चाई लोगों के सामने पेश की तो वहां पर मौजूद सारे लोग शॉक्ड रह गए थे और लड़कियों की आवाजें बुलंद हो गईं, जो न जाने कब से किसी सहारे की उम्मीद पर बैठी हुई थी और अपने आरोपी को सजा दिलवाना चाहती थी। मेरी जिंदगी उस समय बर्बाद हुई जब मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ और दादी के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद माँ को गहरा सदमा लग गया था और वो अकेली मेरी परवरिश नहीं कर पा रही थी। दादी जिंदा थी मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो काफी बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे मेरी चाची के पास छोड़ देंगी। मेरी उम्र 13 साल थी और मेरी सगी चाची मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आई थी। 2 साल पहले मेरे पिताजी की मौत हुई थी और उसके फौरन ही बाद अपनी माँ की मौत का सदमा भी मैंने देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अपने माता और पिता दोनों को खो दूंगी। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी, लेकिन जब वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा अपना ही घर मेरे लिए नर्क बन गया था। दादी मुझे मेरी चाची के घर छोड़ने के लिए चली गई, लेकिन चाची मुझे वहां पर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। चाची के घर मुझे छोड़ने का फैसला मेरी दादी का था, मेरा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दादी से जुदा नहीं होना चाहती थी और दादी अपने बड़े बेटे के घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। दादी के कहने पर ही चाची ने मुझे अपने घर में जगह दी थी, वरना चाची के शब्द तो हमेशा तकलीफदेह होते थे। वो गुस्से में ही रहती थी कि मुझे ये बोझ अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पहले ही हमारा परिवार और हमारे 10 खर्चे हैं, ऊपर से इसे भी यहाँ लाकर डाल दिया है। मैं क्या पागल हूँ जिस पर इतना बोझ डाल दिया गया है? वो हमेशा मुझे ताने दिया करती थी। इसके माँ बाप तो मर गए और सुकून से हैं, मगर इस मनहूस को मेरे गले डाल गए। मैं ये सब सुनकर हमेशा डर जाती थी और चुपचाप कोने में एक तरफ बैठकर रोती रहती थी। मेरी दादी ही थी जो मुझे प्यार करती थी और चाची से कहती थी कि ये मासूम है, इसे हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। दादी के होते हुए मेरी चाची चाहकर भी मुझे उस घर से नहीं निकाल पाई, मगर उनका बर्ताव दिन ब दिन मेरे साथ खराब होता जा रहा था। कभी मुझे खाने के समय सबसे आखिर में बुलाया जाता तो कभी बासी खाना मेरे आगे रख दिया जाता था
और हमेशा तो मुझे रातों को भूखा ही सोने पर मजबूर किया जाता था। मेरे कपड़े भी काफ़ी पुराने और गंदे हो चुके थे, जबकि मेरे चाचा चाची के बच्चे हमेशा नए कपड़े पहनते थे। चाची के ताने कभी कम नहीं हुए थे। वो हमेशा कहती थी कि ये सारे दिन घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाती है, घर का कोई काम भी नहीं करती, बस हमेशा अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो काम करने की कोशिश करती थी, फिर भी मुझे चाची डांट लगाती थी। मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाती तो बर्तनों की आवाज़ सुनकर वो कहती कि ये क्या तोड़फोड़ कर रही है, चल दूर हो जा मेरी नज़रों से। फिर एक दिन वो समय भी आ गया जिसका मेरी चाची को न जाने कब से इंतज़ार था। मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं तो अपनी दादी के मरने से पूरी तरह से टूट गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मेरी इकलौती दादी ही तो ऐसी थी जो मुझे प्यार करने के लिए जिंदा थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपनी दादी की अर्थी के पास बैठकर कहती थी कि दादी प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझसे प्यार करेगा। लेकिन दादी तो अब बेजान हो चुकी थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद चाची तो बहुत खुश हो रही थी। उनकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। वो लोगों के सामने अफसोस का दिखावा तो करती थी, लेकिन अंदर से खुश और बेफिक्र थी। सब लोगों के जाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ, मेरी जान छूट गई, अब जल्द ही एक और मुसीबत से मेरी जान छूटने वाली है। मैं अपनी चाची का ये मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे उनके इन शब्दों का मतलब भी पता चल गया था, क्योंकि चाची मुझे एक अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आई थी। मैं खामोशी से गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मुझे चाची ने बता दिया था कि मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए जा रही हूँ, इसलिए रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं बार बार चाची से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनको तो जैसे मेरे रोने का, रिक्वेस्ट करने का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके चेहरे पर तो मेरे लिए वही नफरत थी जो पिछले कई सालों से उनके चेहरे पर मौजूद थी। जब अनाथ आश्रम करीब आया तो मैं हिम्मत करके फिर से चाची से कहने लगी कि चाची मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर के भी सारे काम करूँगी और जितना खाना आप मुझे खाने को दोगी सिर्फ उतना ही खाना खाऊंगी, बस मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। चाची ने गुस्से से घूर कर मुझे जवाब दिया कि तेरे चाचा के पास इतनी दौलत नहीं आती कि मैं तुझ पर लुटा दूँ, बस काफ़ी समय तक तुझे अपने घर में जगह दे दी, अब मैं तेरी जिम्मेदारी और नहीं ले सकती, और वैसे भी तू मेरी कोई नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। चाची की बात सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने घबराती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मेरे माँ पिताजी तो कहते थे कि आप हमारी अपनी हैं। चाची ने ज़ोरदार हंसी हंसी और वो कहने लगी कि तुम्हारे माता पिता के कहने से क्या होता है, वो दोनों तो मर गए, अब तुम भी चली जाओ यहाँ से। गाड़ी चलनी बंद हो गई थी और अनाथ आश्रम के सामने आकर रुक गई थी। दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखों के सामने अनाथ आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई थी, जैसे यहाँ मुझे हमेशा कैद करने के लिए लाया गया है। चाची ने मुझे धक्का देते हुए कहा, निकल जा यहाँ से, अब यही तेरी दुनिया है और तुझे यहीं पर रहना है। मैंने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र अपनी चाची की तरफ डाली, मगर उनके चेहरे पर मुझे सख्ती नज़र आ रही थी। मैंने गौर से अनाथ आश्रम के बड़े से दरवाजे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखने लगी। दिल में ढेर सारे सवाल थे कि क्या मैं सच में अनाथ हूँ? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि अब मैं सारी दुनिया के लिए अनाथ हो चुकी हूँ? कि सारी दुनिया मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी जैसा चाची करती हैं? कई साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ मेरे पिता का साया था, माँ की मोहब्बत थी और दादी की फिक्र थी। माता पिता के मरने के बाद जब मुझे चाची के घर लाया गया, तभी मुझे समझ आ गया था कि अनाथ होना सिर्फ माता पिता को खो देने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीते जागते रिश्तों को बदलते देखने का नाम भी है। चाची ने हमेशा साफ साफ कहा था कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि दादी की जिद थी, वरना वो तो कब की मुझे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देती। पिछले कई सालों में मैंने हमेशा अपने आप को जलील होते हुए देखा था। सब लोग जब खाना खा लेते थे और जो खाना बच जाता था वही खाना मुझे दिया जाता था, और कभी कभी तो खाना बचता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भूखा सोना पड़ता था। नए कपड़ों की जगह मैं पुराने फटे कपड़े पहनती थी जो मेरे चाचा चाची के बच्चों की उतरन होते थे, और अगर मुझसे धोखे से भी कोई गलती हो जाती तो उस पर मुझे ऐसे डांट मिलती थी जैसे मैं घर की सबसे फालतू चीज़ हूँ। दादी जब चाची के घर आती तो मैं उनको रो रो कर सब बता दिया करती थी। दादी कभी कभी चाची से
मेरे लिए झगड़ा भी करती थी, लेकिन चाची उनके जाने के बाद फिर से वही हरकतें करती थी और मुझे पहले से भी ज़्यादा डांट सुनने को मिलती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करती थी, मगर अब वो भी नहीं रही थी। जैसे ही मेरी दादी की मौत हुई, चाची ने फौरन मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया और आज वही दिन आ चुका था। मैं अनाथ आश्रम के दरवाजे तक आ चुकी थी। चाची खामोशी से मेरे करीब आई और कहने लगी कि अंदर चलो। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जमीन में बैठकर चाची के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, हमेशा आपका कहना मानूंगी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ चाची। चाची ने जोरदार लात मुझे मारी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी और फिर मेरे बाजू से मुझे उठाकर वो अनाथ आश्रम के अंदर ले आईं। वहां दरवाजे पर ही 2-3 औरतें आईं और उन्होंने चाची के कंधे पर हाथ रखा। फिर चाची ने मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चाची प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर चाची की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो तो पलटकर अनाथ आश्रम के दरवाजे से बाहर ही चली गई थी। उन्होंने तो मुझे पीछे पलटकर भी नहीं देखा था और फिर वो जिस गाड़ी में बैठकर आई थी उसी गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। ये समय मेरे लिए बहुत ही खतरनाक समय था। मेरे अनाथ होने का सबसे बड़ा दुख यही था कि अपनों के होते हुए भी मेरा कोई अपना नहीं था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे सर से पैर तक देखा। मैं सुंदर थी और वो मेरी सुंदरता को बड़ी ही गौर से देख रहा था। मेरी सुंदरता देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि मैं कहीं से भी उसे गरीब घर की नहीं लगती। मेरी कम उम्र और खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग देखकर वो समझ गया था कि मैं किसी अमीर परिवार की हूँ, क्योंकि मैं सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। इंचार्ज ने आया को इशारा किया तो उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझे चुप करवाने लगी और कहने लगी कि आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी अच्छी सहेलियाँ भी मिलेंगी। और फिर वो मुझे अपने साथ ले गई और मैं भी खामोशी से उसके साथ चलने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजनबी सी बेचैनी हो रही थी, ऐसा डर जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं सोच रही थी कि चाची मुझे सच में हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चली गई है। क्या अब मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूंगी? क्या मेरा कोई घर नहीं है? उधर इंचार्ज ने किसी को फ़ोन मिलाया और मेरे बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने लगी। कह रही थी कि हाँ, वो यहाँ आ गई है, जैसी तुम चाहते थे बिल्कुल वैसी ही है। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इंचार्ज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे वो किसी खास प्लान में कामयाब हो गई हो। उधर आया ने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज कुछ खास मेहमान अनाथ आश्रम में आ रहे हैं, तो सारे ही बच्चे तैयार होंगे। मैं खामोशी से हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं जिस कमरे में मौजूद थी वहां पर बिस्तर लगा हुआ था और एक मेरी ही उम्र की लड़की वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वो मुझे बड़ी गौर गौर से देख रही थी और धीमे धीमे अपने आप से मुझे देखकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया और मैं बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। कपड़े बदलने के बाद मेरे चेहरे पर एक अजीब से डर का साया लहराने लगा। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या चाची ने मुझे सच में छोड़ दिया? बस यही सारे सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर मुझे जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जो पूरी तरह से सूजा हुआ था। रो रो कर मेरा चेहरा लाल होने के साथ साथ सूज भी गया था। तैयार होने के बाद मुझे बाहर हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर और भी बच्चे तैयार होकर लाइन में खड़े हुए थे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान के आने की तैयारी हो रही है। जब मैं नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो सब ने एक पल के लिए मुझे घूर कर देखा। मुझे लाइन में खड़े होने का इशारा दिया गया। मैं लाइन में खड़ी हो गई। वो लड़की जो मुझे कमरे में मिली थी वो मुझसे पहले लाइन में खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने धीमी आवाज में कहा कि बेचारी, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मैंने उसके मुंह से ये शब्द सुने थे। फिर हम सब लोगों को आगे चलने के लिए कहा गया और फिर हम लोग दूसरी जगह दाखिल हुए। एक बच्चा भागते हुए आया और अचानक मुझसे टकराकर गिर गया। मैं भी लड़खड़ा गई और दीवार से जा लगी। वो बच्चा घबरा गया और कहने लगा, अरे अरे सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी इंचार्ज ने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा। बड़ी ही अजीब बात थी कि अनाथ आश्रम में मेरे साथ जो बिहेवियर किया जा रहा था वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी ने चुपके से आकर इंचार्ज के कान में कुछ कहा। मैंने इंचार्ज की नज़रें पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी नज़र में कुछ ऐसा था जो मेरी नज़र में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी।
गाड़ी से एक काला चश्मा और महंगे कपड़े पहने हुए औरत बाहर निकली। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और भी थे, वो उसके गार्ड्स थे। तभी अनाथ आश्रम के सारे नौकर नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए चले गए। इंचार्ज ने खुश होते हुए कहा कि मैडम, आपका ही इंतजार हो रहा था। मुझे दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया गया था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। मैं इस नए माहौल से कुछ घबराई हुई थी। ऐसे इर्द गिर्द छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे और खुश लग रहे थे। मुझे इन सब के बीच अजनबी होने का एहसास लग रहा था। पता नहीं ये जगह कैसी है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। चाची मुझे सच में छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। इसी दौरान हॉल के सामने एक बहुत ही सुंदर शक्ल वाले आदमी आ गए। उनके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। उनके आते ही वहां पर बच्चों में हलचल सी होने लगी और बच्चे जोश से उछलने लगे, जैसे वो उस आदमी को पहले से ही जानते हों। उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चों ने ही एक साथ होकर जवाब दिया कि हम लोग बिल्कुल ठीक है। उन्होंने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर कहा कि आज रात के खाने में आपकी पसंद की डिशेस बनवाई जा रही हैं। ये सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। बच्चे तो इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे कोई त्योहार आ गया हो, जबकि मैं खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कई सालों के बाद बच्चों को इतना खुश होते हुए देखा था और मैं अभी भी हिचकिचा रही थी। पहले उन्होंने अपने हाथों से सारे बच्चों को कपड़े बांटे। कपड़ों को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे थे। कुछ बच्चे तो वहीं बैठकर नए कपड़े पहनने लगे। कई बच्चों की आंखों में चमक थी तो कुछ खुशी से झूम रहे थे। मेरे हाथ में भी तो कपड़े थे, क्योंकि मुझे भी कपड़े दिए गए थे। मैं उनको अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी। फिर हम सारे बच्चों को खाना बांटा गया। जैसे ही हम सबके आगे प्लेट लगाई गई, खाने की खुशबू चारों तरफ महकने लगी। बच्चों की खुशी अब डबल हो गई थी और खुशी खुशी सारे बच्चे खाना खाने लगे। सारे बच्चे खाना खाने में बिजी हो गए और हर तरफ से बच्चों की हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर मुझे नॉर्मल फील हो रहा था, जैसे ये सब कुछ हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। खाने के साथ सबको मीठा भी बांटा गया था, जिसे देखकर सारे बच्चों ने खुशी से तालियां बजा ली। उस दिन मैंने भी पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि कई दिनों से मैं भूखी थी। मैंने खाना खाया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैं सोचने लगी कि ये कोई हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ, और मैंने एक लम्हे के लिए खाने का निवाला हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली थी और सोचने लगी कि ये खाना मेरे लिए सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं था, बल्कि मैं भी इन बच्चों की तरह पेट भरकर खाना खाने का हक रखती हूँ। मैं चाहती थी कि मुझे इसी तरह से पेट भरकर हमेशा खाना मिलता रहे, मैं कभी भूखी न रहूं। जैसे ही सारे बच्चे खाना खाकर फ्री हुए, अचानक बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई। सारे बच्चे एक एक करके जमाइयाँ लेने लगे। आया जो बच्चों को खाना खिलाने में उनकी मदद कर रही थी, वो सब उनको बड़े बड़े और खुले हुए कमरों में छोड़कर आ रही थी। मुझे भी बहुत तेज की नींद आने लगी थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा है। एक आया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे। आया मुझे कमरे की तरफ लेकर चली गई और फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन मुझे नींद इतनी तेज आ रही थी कि मेरे होश उड़ रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने देखा कि ये रास्ता बाकी कमरों की तरफ नहीं जाता। ऊपर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ दरवाजे नजर आ रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था और खामोशी भी थी। पता नहीं ये कौन सा रास्ता था। बाकी सारे बच्चों को तो नीचे ले जाया गया था, मगर मुझे क्यों ऊपर लेकर जा रही है। ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमरा काफी बड़ा था। अंदर एक बड़ी सी खिड़की थी, जिससे चांद की चांदनी आ रही थी। कमरे में एक महंगा सा बेड और सोफा रखा हुआ था। ये कमरा मामूली बच्चों के कमरे की तरह नहीं था। आया ने मेरे कान में धीरे से कहा, ये तुम्हारा कमरा है बेटा, अब यहाँ पर आराम से सो जाओ, कल तुम्हारी एक नए दिन से शुरुआत होगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे नींद इतनी गहरी आ रही थी कि मैं मुश्किल से अपनी पलकें भी नहीं खोल पा रही थी। तभी मेरे कानों में दूर कहीं से इंचार्ज की आवाज़ आई, जो फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि मैं उसे कमरे में लेकर आ गई हूँ, बस अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन मैं अभी भी कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं बेड तक आई और तकिए पर सर रखकर गहरी नींद में सो गई। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। अनाथ आश्रम के बाकी सारे बच्चे भी अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये रात मामूली नहीं थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब सुबह के समय मेरी आंख खुली
तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और बुखार से जल रहा था। मेरा सर भी भारी हो चुका था और आंखें बोझल थीं। मैं करवट लेना चाहती थी मगर मेरा शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे दरवाज़ा धीरे से खुलने की आहट हुई। 2 लोग थे जिन्होंने मुझ पर नज़र डाली। उनमें से एक तो आया थी और दूसरा डॉक्टर था। मैं अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। इसे बहुत तेज़ बुखार है और जल्द ही दवाई देनी होगी, ये बात डॉक्टर ने आया से कही थी। आया ने जल्दी से सर हिलाया और शीशे की बोतल में से चम्मच में दवाई डाली और मेरे मुंह पर लगाने लगी ताकि मैं इसे पी लूं। मैंने अपने खुश्क होठों पर रखी उस दवाई को पी लिया था मगर मुझे ये दवाई बड़ी ही अजीब सी लगी थी, लेकिन मैं कुछ भी कहने या करने के काबिल नहीं थी। आया ने घबराते हुए डॉक्टर से कहा कि ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखना यह है कि दवाई का असर कैसा होता है। वो दोनों खामोशी से मुझे वहां बिस्तर पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उधर ही दरवाजे पर खड़ी अनाथ आश्रम की इंचार्ज ये सब कुछ देख रही थी। डॉक्टर ने जाकर उसे बताया कि इसे टाइम से दवाइयाँ देना, अभी ये कुछ भी करने की हालत में नहीं है। 2 घंटे बाद फिर से मुझे वही दवाई दी गई थी और बेहोशी की हालत में मैंने फिर से उसे पी लिया था, लेकिन उन्हें ये सब कुछ करता हुआ किसी ने देख लिया था। वो वही लड़की थी जो मुझे कमरे में मिली थी और उसका नाम रेखा था। उसकी उम्र भी मेरी उम्र के जितनी ही थी, लगभग 13-14 साल। वो किसी को कमरे में न देखकर खामोशी से मेरे बिस्तर पर आई और मुझे गौर से देखने लगी। उसने मेरा जायजा लिया। उसे मेरे शरीर पर जख्म के निशान दिखाई दे गए थे, जिसकी वजह से वो डर गई थी। 3-4 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा बुखार उतर चुका था मगर मेरी आंखों में डर जमा हो गया था और मैं पहले से भी खामोश हो चुकी थी। उसी दिन इंचार्ज ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा वैसा ही था जैसा उस रात वाला कमरा था और ये वही औरत थी, वही अमीर औरत जो उस दिन बड़ी सी गाड़ी में अनाथ आश्रम आई थी। इनका नाम प्रिया सिंह था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कैसी तबीयत है। मैंने धीरे से सर झुका लिया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों को टेबल पर रखा और अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। जो लोग अनाथ होते हैं उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन्हें संभाला न जाए तो वो सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं या फिर किसी के घर में नौकरी करने लग जाते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाएंगे। यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा, टाइम से खाना दिया जाएगा, कोई काम भी नहीं करवाया जाएगा। मैंने अपनी नज़र उठाकर गौर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम समझदार हो तो ये जगह तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसी साबित हो सकती है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बस अपनी किस्मत को कबूल कर लो। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये सब सच है। मैंने हैरान होते हुए और डर के साथ उनको देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हें भी जल्द इस सब की आदत हो जाएगी। यहाँ लड़कियों को इसी तरह से रखा जाता है और तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए अब तुम यहीं की होकर रह जाओगी। ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उसने ये भी बताया था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। बेहतर यही होगा कि खामोश रहो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो। मेरा दिल चिल्ला उठा था मगर जुबान खामोश थी। अब तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और दीवारों को घूरती रहती थी जैसे मैं किसी अंधेरे में गुम हो गई हूँ। कई दिनों तक मेरे साथ रात को यही सब चलता रहा। मुझे नशे की दवाई देकर कमरे में भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं कई दिन तक बेहोश रहती थी और मेरे साथ गलत काम किया जाता था। लेकिन इस सब की वजह से मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि और भी बच्चियाँ थीं। रेखा, जो कि ज़्यादातर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, अब उसके साथ जल्द ही मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो मेरी खामोशी और उदासी को अच्छी तरह से समझती थी। वो खुद भी इस सब से गुजर चुकी थी। एक रात जब सारे बच्चे सो चुके थे तो रेखा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी सोच रही हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने मुझे धीमी आवाज में बताया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बताया कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह से यहाँ आई थी,
बिल्कुल ऐसे ही हालत में डरी हुई और बेसहारा। मुझे भी शुरू में लगा था कि ये जगह मेरे लिए ठीक है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैंने डरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे बताया कि ये अनाथ आश्रम नहीं है अनु, ये एक कैद खाना है जहां हम सब सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, जो जिसे चाहे जब इस्तेमाल करके जा सकता है। ये सब सुनकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आगे कहा कि यहाँ से कोई नहीं बच सकता जब तक कि किस्मत किसी पर मेहरबान न हो। मेरी तो धड़कनें ही बेचैन हो रही थी और मैंने रोती हुई आंखों से कहा कि क्या मैं भी यहाँ से नहीं जा सकूंगी। रेखा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी खामोशी में एक चीख छुपी थी जो शायद किसी ने नहीं सुनी थी। अविनाश सिंह शहर के जाने माने अमीर आदमी और सोशल वर्कर थे। दुनिया भर से लोग उन्हें ट्रस्ट के नाम पर पैसे भेजते थे ताकि इन गरीब और अनाथ बच्चों की जरूरत का सामान आ सके। इस अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को न सिर्फ जगह दी जाती थी, बल्कि उन्हें जिंदगी के बेहतर मौके भी दिए जाते थे। वो खुद भी इन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखते थे और उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। बाहर की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम और चर्चा था। लोग उनकी शराफत की मिसाल देने के साथ साथ तारीफें भी किया करते थे, लेकिन इस सब के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था सिवाय अनाथ आश्रम के इन मासूम बच्चों के। उधर डीएसपी राजेश वर्मा की गर्भवती पत्नी सोनिया वर्मा भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। जब उन्हें बताया गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो सोनिया वर्मा की दुनिया ही उजड़ गई थी और उन्हें बताया गया था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए वो अब यहाँ अनाथ आश्रम में अपने पति को लेकर छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए आया करती थी। उन्हें छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजार कर ऐसा लगता था जैसे इन बच्चों में कहीं ना कहीं उनका बच्चा भी छुपा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सारी ही मेरी उम्र की लड़कियाँ वो सारी तकलीफ झेल रही थी जो मैं बर्दाश्त कर रही थी। एक एक करके हम सारी ही लड़कियों के साथ यहाँ पर ऐसा होता था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम सब की धीरे धीरे सेहत खराब होती जा रही थी। अविनाश सिंह जो कि लोगों के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाता था, पता चला था कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। अनाथ आश्रम की आड़ में यहाँ पर मासूम बच्चों की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनिया वर्मा जो कि डीएसपी राजेश वर्मा की पत्नी थी, वो उनके साथ जब यहाँ आती थी तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बातचीत करती थी और हम सब के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती थी। एक दिन वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार उदास देखा था और वो मुझसे कहती थी कि क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? तुम्हारी सेहत देखकर ऐसा लगता है कि तुम खाना खाती ही नहीं हो। मगर उन्हें कौन बताता कि यहाँ अजीब अजीब तरह की नींद की दवाइयाँ देकर हमारी सेहत खराब की जा रही है। नींद की दवाइयाँ हम जैसे छोटे बच्चों को सूट नहीं करती और उन दवाइयों को देकर हमारी इज्जत को नोचा जा रहा है। उसी दिन मैंने रोते हुए सोनिया जी को यहाँ होने वाले हादसे के बारे में बताना चाहा, क्योंकि इससे बेहतर रास्ता मुझे और कोई नहीं लग रहा था। और रेखा ने भी मुझे बताया था कि हमें कुछ भी करके डीएसपी साहब को सारी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी के खिलाफ जा सके, और हम बच्चे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब मुझे उनकी पत्नी से बात करने का मौका मिल गया था। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। एक मैं ही थी जो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनसे बात करते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोनिया दीदी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ पर कैद महसूस करती हूँ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं परिंदों की तरह खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगी? सोनिया जी ने हैरानी से मेरा चेहरा देखा। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उनसे कहा कि जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये जगह जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इन दीवारों के पीछे हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये तो शायद आप भी नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर सोनिया जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? इस अनाथ आश्रम के मालिक अविनाश सिंह जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब तुम कैसे कह सकती हो कि यहाँ बच्चों के साथ कुछ गलत होता है? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ सब कुछ एक धोखा है। अनाथ आश्रम के नाम पर कुछ और है। बस आप यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश कीजिए। जो हकीकत आपको नजर आएगी उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बातों से सोनिया जी के हाथ पैर ठंडे हो गए थे।
उन्होंने ये बात खामोशी से अपने पति डीएसपी साहब को भी बताई तो वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो इंचार्ज से मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की ऑनर से मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो इंचार्ज और वहाँ के स्टाफ ने रुकावट डालने की कोशिश की और कहा कि ये लड़की यहाँ पर सेफ है और इसे यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, फिर इसे इस तरह अचानक यहाँ से ले जाना ठीक नहीं होगा। डीएसपी साहब आगे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनको भरोसा दिला दिया गया कि हम पर भरोसा कीजिए, यहाँ सिर्फ वही लड़की नहीं बाकी और भी बच्चे रहते हैं और उनका हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। मगर काफ़ी बहस के बाद डीएसपी साहब कामयाब हो गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि वो मुझे अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस वो मुझे वहाँ के गेट से लेकर निकल ही रहे थे, इतने में ही बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ रुकी, क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने अविनाश सिंह जी को फ़ोन करके बता दिया था मेरे बारे में और उस गाड़ी में वही आए थे। उन्होंने भी मुझे रोकने की कोशिश की और अविनाश सिंह के आदमी ने उनको एक फाइल भी दिखाई थी। उस फाइल में लिखा हुआ था कि मुझे अनाथ आश्रम से बाहर ले जाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था कि ये लड़की यहाँ पर रजिस्टर है और इसे यहाँ से ले जाना कानून के खिलाफ जाना है। मेरा दिल तो धक से रह गया था। अगले ही लम्हे अविनाश सिंह खुद आगे बढ़े और कहने लगे कि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्होंने डीएसपी साहब से कहा कि मैं जानता हूं कि आप इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। रेखा ने मुझे बताया था कि यहाँ से किसी भी लड़की को वापस नहीं भेजा जाता। हालांकि बच्चों में जितने भी लड़के हैं उनको भेज दिया जाता है, वो भी उन लोगों को जो सोनी गोद लेकर यहाँ आते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करके चले जाते हैं और उन लोगों को भारी रकम दी जाते हैं। लड़कियां उनके काफ़ी काम में आती हैं, इसलिए ये लड़कियों को जवान होने तक अपने अनाथ आश्रम में 17 साल के होने तक अपने अनाथ आश्रम में ही जगह देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अविनाश सिंह अपनी चाल में कामयाब रहा था। सोनिया जी ने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा जो उदास था और मेरा हाथ थामकर कहने लगी कि अनु, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहती हो? मैंने आंखों में आंसू लेकर फौरन ही सर हिला दिया, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती थी। काफ़ी बहस और तकरार के बाद मुझे डीएसपी साहब के साथ भेजने की रजामंदी मिल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीत गई हूँ। लेकिन इसके साथ ही डीएसपी साहब को अविनाश जी ने यह भी कहा था कि हमारी एक शर्त है, वो ये है कि इस लड़की को यहाँ आते जाते रहना होगा ताकि इसका कांटेक्ट हम लोगों से बना रहे। मैं रेखा की बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि उसने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली थी कि मैं अगर यहाँ से निकलना चाहती हूँ तो सोनिया जी से मदद ले सकती हूँ। वो वैसे भी यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हैं और उन्हें किसी छोटे बच्चे की ज़रूरत भी है। उसने ही मुझे यहाँ की एक एक हरकत के बारे में बताया था और पता नहीं ये बात कैसे सब लोगों को पता चल गई थी कि मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए रेखा ने उकसाया था। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। इन लोगों के हिसाब से रेखा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था जिसका अंजाम सब जानते थे। डीएसपी साहब और सोनिया दीदी मुझे अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरा वहाँ पर बहुत ख्याल रखा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं उन दोनों के साथ अनाथ आश्रम दोबारा वापस आई तो यहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ था। सारे बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए थे और हॉल में एक अर्थी रखी हुई थी। ये रेखा थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसको ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो रेखा को अंतिम समय में मुझसे मिलने भी नहीं दिया गया था